ये कौन सा सेट है? 36। चलो भाई, सेट नंबर 36 का उत्तराखंड का सॉल्यूशन है ना। चलो, तो पहला प्रश्न है, उत्तराखंड के कितने जनपद अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हुए हैं? तो बताओ कितने जनपद ऐसे हैं जो उत्तराखंड के अंतर्राष्ट्रीय सीमा से जुड़े हैं या अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करते हैं? कितने ऐसे? 5 जिले। 5 है या 6 है? पहले ये बताओ, पक्का 5 है? चलो जरा मैप बना के देखते हैं ना। ठीक है, देखो ये है हमारा उत्तराखंड, ऐसे ही है लगभग लगभग, है ना। चलो, इधर आपका एक जिला पड़ता है, उस जिले का नाम क्या है? उत्तरकाशी। ठीक है, इधर आपका दूसरा जिला है और उस जिले का नाम क्या है? तो ये आपका चमोली। और इधर कौन सा जिला है आपका? तो ये है आपका पिथौरागढ़ हो जाएगा। ठीक, 3 ऐसे जिले हैं जो किसके साथ बाउंड्री बनाते हैं? चीन के साथ बाउंड्री क्या करते हैं? साझा करते हैं। उसके अलावा इधर आ जाए तो इधर आपका कौन सा देश पड़ता है? नेपाल देश पड़ता है। कौन सा? नेपाल हो जाएगा। तो देखो, पहला जिला जो नेपाल के साथ बाउंड्री बनाता है वो पिथौरागढ़। दूसरा आपका कौन सा है? तो दूसरा आपका कौन सा हो जाएगा? चंपावत हो जाएगा। और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? तो तीसरा आपका ये उधम सिंह नगर होगा, उधम सिंह नगर हो जाएगा। तो यानी कि 3 जनपद नेपाल के साथ बाउंड्री बनाते हैं। ठीक है, 3 जनपद किसके साथ बाउंड्री बनाते हैं? चाइना के साथ बनाते हैं। तो टोटल कितने हो जाएंगे? तो 6 मत कर देना, है ना। हाँ, एक तो कॉमन हो जाएगा ना, कहीं 3 और 3 6 मत कर देना। ठीक है, तो पिथौरागढ़ वाला क्या हो जाएगा आपका? कॉमन हो जाएगा। प्रश्न केवल चाइना के साथ हो तो 3 हो जाएगा, नेपाल के साथ हो तो 3 हो जाएगा आंसर। और अगर सभी देशों के साथ हो यानी कि दोनों देशों के साथ हो तो कितना हो जाएगा? टोटल 5 हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा देखो, ये तो है हमारी अंतर्राष्ट्रीय सीमा। वहीं अगर बात करें कि जो हम अन्य राज्यों के साथ, कौन कौन से जनपद ऐसे हैं कि जो अन्य राज्यों के साथ बाउंड्री बनाते हैं? तो कितने जनपद हैं ऐसे जो हमारे उत्तराखंड के, कितने जनपद ऐसे हैं जो अन्य राज्यों के साथ बाउंड्री साझा करते हैं? 5 है। तो कौन कौन है 5? देहरादून, उत्तरकाशी, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर। हरिद्वार स्वाहा हो गया ना, नदी में बह गया, गंगा नदी है। हाँ, तो हरिद्वार भी तो होगा एक। ठीक है, तो देखो इधर आपका सबसे पहले इधर है आपका हिमाचल प्रदेश। 2 राज्य ऐसे हैं जिसके साथ हम क्या बनाते हैं? बाउंड्री बनाते हैं। देखो, 2 देश के साथ और 2 राज्यों के साथ। इधर क्या हो जाएगा आपका? उत्तर प्रदेश हो जाएगा। सबसे पहले देखो, हिमाचल प्रदेश के साथ कौन बना रहा? उत्तरकाशी। उसके बाद आपने ऐसे सीधी लाइन खींची और इधर से एक लाइन ऐसे खींची। ठीक है, तो ये आपका कौन सा है? देहरादून। और उसके बाद आपका कौन सा है? हरिद्वार। अगर केवल हिमाचल प्रदेश के साथ आएगा तो 2 जिले बाउंड्री साझा करते हैं। ठीक है, तो कौन से 2 जिले हैं आपके? एक उत्तरकाशी और दूसरा कौन सा हो जाएगा आपका? देहरादून हो जाएगा। इसके अलावा अगर हरिद्वार के साथ बात करें तो सबसे पहले आपका देहरादून, फिर हरिद्वार, इधर कौन सा है? पौड़ी। ठीक है, इधर आपका कौन सा हो जाएगा? उधम सिंह नगर। और इधर आपका कौन सा हो जाएगा? नैनीताल। तो 1 2 3 4 और 5, तो 5 जनपद यूपी के साथ क्या बनाते हैं? बाउंड्री बनाते हैं। 2 जनपद हिमाचल प्रदेश के साथ क्या बनाते हैं? बाउंड्री साझा करते हैं। लेकिन अगर प्रश्न ऐसा आ जाए कि अन्य राज्यों के साथ कितने जनपद अपनी बाउंड्री को साझा करते, तो कितने जनपद हो जाएंगे तब? तो 4 और एक 5 और एक आपका 6 हो जाएगा। पर्टिकुलर राज्य के साथ आ जाएगा तो इधर 5 और इधर आपका 2 हो जाएगा। ठीक है, तो कैसे भी प्रश्न आ जाए तो कर लोगे। और कितने ऐसे जनपद हैं जो ना तो किसी देश के साथ बाउंड्री बनाते और ना ही किसी राज्य के साथ बनाते? तो ऐसे कितने हैं? 4 हैं। तो 4 कौन कौन से? रुद्रप्रयाग, हाँ सबसे पहले रुद्रप्रयाग वाले देखो याद है ना, रुद्रप्रयाग। ठीक है, फिर टिहरी और फिर अल्मोड़ा और बागेश्वर हो जाएगा। तो यानी कि 4 ऐसे आपके जनपद हो जाएंगे जो क्या है? लैंड लॉक। इनको क्या बोलते हैं? लैंड लॉक जनपद बोलेंगे। ठीक है, तो लैंड लॉक कितने हैं? तो लैंड लॉक भी लिख देना साथ में। तो लैंड लॉक हो जाएगा, एक रुद्रप्रयाग हो जाएगा। ठीक है, दूसरा कौन सा हो जाएगा? टिहरी हो जाएगा। ठीक है, तीसरा कौन सा हो जाएगा? अल्मोड़ा। और चौथा कौन सा हो जाएगा? बागेश्वर। तो देखो, सीमा से कैसा भी प्रश्न आ जाए तो आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। क्लियर है इतनी बात? चलो, अगर इतनी बात क्लियर है तो बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। प्रश्न संख्या 22 और 22वां प्रश्न है कि उत्तराखंड सरकार ने फुटबॉल को राज्य खेल
कब घोषित किया बताओ? तो राज्य खेल कब घोषित किया उत्तराखंड सरकार ने? 2011 में। 2011 में उत्तराखंड सरकार के द्वारा फुटबॉल को राज्य खेल घोषित किया गया। क्या किया गया? राज्य खेल घोषित किया गया। इसके अलावा देखो, राज्य खेल के अलावा हमारे राज्य में कई क्या है, प्रतीक चिन्ह, ठीक है। जैसे आप ये बताओ, हमारे राज्य की राजभाषा क्या है? बताओ, राजभाषा, राज्य की राजभाषा कौन सी है? राज्य की राजभाषा। और राजभाषा जानते हैं राजभाषा क्या होता है? क्या होता है राजभाषा? आवाज, आवाज है? क्या बोल रहे हो? हाँ, क्या होता है राजभाषा? और फिर तो ये तो अंग्रेजी में हुआ ना। हाँ, काम काज की भाषा, किसकी? हमारी। हाँ, एडमिनिस्ट्रेशन है ना, सरकार यानी विधानसभा, कोर्ट हो गया, विधानसभा हो गया। इसके अलावा नॉर्मल जो एडमिनिस्ट्रेशन है, इसकी जो भाषा होगी पत्राचार की, वो कैसी होगी? हमेशा हिंदी होगी, ठीक है। तो हिंदी हमारी राजभाषा है। पहली जो राजभाषा है वो कौन सी है? हिंदी है। वहीं जो द्वितीय राजभाषा है वो कौन सी है? तो ये है संस्कृत। ये कौन सी है? संस्कृत है, ठीक है। तो संस्कृत इसलिए बनाएगी ताकि संस्कृत को क्या किया जाए? प्रमोट किया जाए। हालांकि संस्कृत कोई ऐसा ऑफिशियल यूज नहीं होता है, पर यह संस्कृत को प्रमोट करने के लिए सरकार ने इसको क्या किया है? राजभाषा घोषित किया गया, द्वितीय राजभाषा घोषित किया गया है ना। और कब किया गया? प्रश्न ये भी पूछा जा सकता है, कब? संस्कृत को कब बनाया गया? जनवरी 2010 में। जनवरी 2010 में संस्कृत को राज्य की द्वितीय राजभाषा बनाया गया, ठीक। इसके अलावा राजभाषा के अलावा हमारा क्या होता है? एक राज्य गीत भी होता है, ठीक है। राज्य गीत भी होता है राज्य गीत। तो बताओ हमारा राज्य गीत कौन सा है? जय जय जय, क्या जय जय है? उसको आगे भी बोलो। उत्तराखंड मातृभूमि, फिर उत्तराखंड, उल्टा बोल दिया, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि सत सत वंदना, ठीक है। चलो, तो ये लिख दोगे आप, उत्तराखंड देवभूमि, उत्तराखंड देवभूमि मातृभूमि, ठीक है। आगे क्या लिखोगे? शत शत, शत शत अभिनंदन, शत शत अभिनंदन, ठीक है। तो ये हमारे राज्य का क्या है? राज्य गीत है, ठीक है। और इस राज्य गीत की बात करें तो ध्यान रखना, इसको राज्य गीत बनाया गया 6 फरवरी 2006 को। कब बनाया गया? 6 फरवरी 2006 को इस गीत को क्या बनाया गया? हमारे राज्य का राज्य गीत बनाया गया। और इस गीत को लिखने वाले व्यक्ति कौन थे, या इसके रचयिता लेखक? हेमंत बिष्ट। कौन थे? हेमंत बिष्ट, ठीक है। ये हो जाएंगे आपकी कौन? हेमंत बिष्ट जी हो जाएंगे, हेमंत बिष्ट, ठीक है। अब हमने क्या किया था, ध्यान रखना, कि राज्य का राज्य गीत बनाने के लिए हमने क्या रखी थी? एक समिति बैठाई थी, है ना। क्योंकि किसी भी चीज को जब सेलेक्ट करना होता है राज्य के कॉन्टेक्स्ट में, तो हमेशा क्या बैठाई जाती है? एक्सपर्ट लोगों की समिति बैठाई जाती है ना। और इसके लिए राज्य गीत के चयन के लिए जो समिति बैठाई गई थी, उस समिति का नाम था क्या? लक्ष्मण सिंह बटोई। उसके अध्यक्ष कौन थे? लक्ष्मण सिंह बटोई, लक्ष्मण सिंह बटोई। तो लक्ष्मण सिंह बटोई जो समिति है किससे संबंधित है? तो राज्य के राज्य गीत से संबंधित है। क्लियर इतनी बात? चलो, अगर इतनी बात क्लियर है तो मुझे एक और प्रश्न का आंसर बताना आप, कि अब हमने गीत तो बना लिया, अब किसी ना किसी व्यक्ति के साथ गवाना भी तो पड़ेगा, है ना। तो बताओ कौन है इसके गायक? किसने ये गाया? नरेंद्र सिंह नेगी। केवल, हाँ देखो, ऐसे थोड़ी अब केवल नरेंद्र सिंह नेगी जी से गवाएंगे तो महिलाएं नाराज होंगी ना। हमारे भी तो कोई रिप्रेजेंटेटिव होना चाहिए। अनुराधा निराला, ठीक है। अनुराधा निराला या अनुराधा पौंडरियाल, है ना। तो देखो, नरेंद्र सिंह नेगी, नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा क्या पौड़ी वाली, क्या बोल रहे? हाँ, पौंडवाल है, अनुराधा पौंडवाल, ठीक है। चलो, तो ध्यान रखना, गायक इस गीत के ये थे नरेंद्र सिंह नेगी और अनुराधा जी हो जाएंगे, ठीक है। तो देखो, राज्य गीत के बारे में एक एक चीज याद रखना, ठीक है। इसके अलावा हमारे राज्य का वाद्य यंत्र बताओ, राज्य का वाद्य यंत्र, वाद्य यंत्र, हमारे राज्य का वाद्य यंत्र या राज्य वाद्य यंत्र कौन से है? देखो, वाद्य यंत्र तो बहुत सारे हैं, लेकिन एक वाद्य यंत्र जो है वो लगभग लगभग हर उत्सव में बजाया जाता है, वो कौन सा? आपका ढोल। तो ढोल हमारे राज्य का क्या है? वाद्य यंत्र है। हालांकि ये प्रश्न आसान हो जाएगा कि हमारे राज्य का वाद्य यंत्र क्या है? ढोल है, सभी को पता है। लेकिन इससे अच्छा प्रश्न क्या बन सकता है कि इस ढोल को
किस समिति के सुझाव पे राज्य का वाद्य यंत्र बनाया गया? उस समिति का नाम क्या था? किस समिति के सिफारिश पर ढोल को राज्य का वाद्य यंत्र बनाया गया? अब ऐसे क्या लग रहा है आपको? ऐसे सीधे बना दिया, सब बोल रहे ढोल ढोल, है ना? तो इसके लिए भी एक एक्सपर्ट कमेटी बनाएगी कि भाई हमारा राज्य वाद्य यंत्र क्या होना चाहिए। तो देखो, जो राज्य वाद्य यंत्र था ये किस समिति के सिफारिश पे हुआ? भंडारी समिति, ठीक है। और इस भंडारी समिति ने 2015 में इसको बिठाया गया था और 2015 में इसने अपनी रिकमेंडेशन दी। क्लियर है इतनी बात? तो देखो, छोटी छोटी बातें ये आपको याद रखना है। बाकी राज्य प्रतीकों के बारे में कई बार प्रैक्टिस सेट में क्या कर चुका हूँ, डिस्कशन कर चुका हूँ। जैसे राज्य का पुष्प हो गया, है ना, वृक्ष हो गया, ठीक, इसके अलावा पक्षी हो गया, या आपका कौन सा हो गया, पशु हो गया, राज्य पशु, ठीक। तो ये और इनके साइंटिफिक नाम हम कई पेपरों में डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है। तो आज के हिसाब से थोड़ा आपके लिए नई चीज हो जाएगी, ठीक है। चलो, इतनी बात क्लियर है। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है कि उत्तराखंड अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम की स्थापना कब की गई? तो देखो, अल्पसंख्यकों के विकास के लिए उत्तराखंड सरकार के द्वारा अल्पसंख्यक कल्याण तथा वक्फ विकास निगम समिति की स्थापना, समिति नहीं, निगम की स्थापना की गई। और इस निगम की स्थापना कब होती है? कब होती है बताओ? 2003 तो है ही नहीं, जनवरी 2005 में। कब हुई? जनवरी 2005 में इस निगम की क्या होती है? स्थापना होती है। अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें, लाखों गुफा के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो देखो, पहला कथन है इसकी खोज 1968 में हुई। क्या ये बात सही है? क्या लाखों गुफा की खोज 1968 में हुई थी? नहीं हुई, मना करें, मानसी जी मना करें। हाँ बताओ, है कब हुई? 1968 में हुई, ठीक तो हुई है ना? कब हुई? 1968 में। किसके द्वारा की गई थी? डॉक्टर एमपी जोशी के द्वारा की गई थी, ठीक है, डॉक्टर एमपी जोशी के द्वारा की गई थी। दूसरा स्टेटमेंट है, यह है अल्मोड़ा के बाड़े छिना के पास सुयाल नदी तट पर स्थित है। क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है। अब मुझे ये बताओ, सुयाल नदी किसकी सहायक नदी है? सुयाल नदी किसकी सहायक नदी है? किसकी है? हाँ बताओ, किसकी है? तो ये भी ध्यान में रखना, कोसी की सहायक नदी है। सुयाल कोसी की सहायक नदी है। तो दूसरा स्टेटमेंट भी बिल्कुल सही है, लाखों उडियार सुयाल नदी के किनारे पर है। उसके बाद देखो, मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए। क्या ये बात सही? नहीं है ये बात सही? ये बात सही है नहीं कि मानव तथा पशुओं के चित्र प्राप्त हुए? तो किसके हुए? तो मानव के नहीं हुए, पशुओं के। तो किसके हुए बताओ? हैं, आप लोगों के हुए? हाँ, किसके हुए बताओ, किसके हुए? अरे सही है, ठीक है, मानव तथा पशुओं के चित्र ही प्राप्त हुए, ठीक। अगला प्रश्न, यह आद्य ऐतिहासिक काल का प्रमुख पुरातात्विक स्रोत है। क्या ये बात सही है? सही है ये बात? नहीं है। तो देखो, अगर ऐतिहासिक काल का नहीं है तो कब, किस काल का है बताओ? किस काल का है? सब कुछ तो बोलो। प्राचीन, मध्य भारत, उत्तर भारत, दक्षिण भारत, है कोई तो काल बताओ। पेलेजोइक, है ना, मायोसीन काल बोलो, धारवाड़ काल बोलो, कुछ तो बोलो। कौन सा? प्राग ऐतिहासिक काल। कौन सा हो जाएगा? प्राग ऐतिहासिक काल हो जाएगा। और प्राग ऐतिहासिक काल आपका कौन सा काल था बताओ? प्राग ऐतिहासिक काल कौन सा काल था? प्राग ऐतिहासिक काल वो काल था जब इंसान जो है किस पे निर्भर होता था? आखेट पे निर्भर होता था, यानी शिकार पे निर्भर होता था। उसके पास कोई घर नहीं होता था, वो जनरली गुफाओं में रहता था, है ना। और दिन भर उसके पास बहुत सारा कोई काम नहीं होता था। बहुत सारा काम कहाँ से होगा, है ना। उस टाइम पे क्या था, इंसान क्या करेगा ज्यादा से ज्यादा, बताओ क्या काम होगा, है ना। उस टाइम पे कोचिंग भी नहीं होती थी। कोचिंग होती थी उस टाइम? सरकारी नौकरी के, पता चला आदि मानव सरकारी नौकरी की तैयारी करने जा रहे, है ना। तो उस टाइम पे सरकारी नौकरी भी नहीं थी, है ना। ऐसा बिजली पानी भी नहीं थी, रोड भी नहीं थी, सड़कें भी नहीं थी, है ना। ऑफिस भी नहीं जाना होता था। तो करेगा क्या दिन भर? आदि मानव है, उसका मेन काम क्या था? मेन काम भाई अपने लिए शिकार ढूंढना, है ना। और शिकार ढूंढ लिया मान लो, अब उसने मार दिया किसी जानवर को, खा लिया, अब क्या करेगा बताओ? आराम करेगा, ठीक है, सीधी सीधी बात है, आराम करेगा। अब मान लो आराम किया उसने, आराम करने के बाद क्या करेगा भाई? 2 घंटे सोएगा, 4 घंटे सोएगा, 8 घंटे सोएगा, मान लो चलो उस टाइम की कैपेसिटी ज्यादा थी, 20 घंटे सोएगा, ठीक है, 24 घंटे सोएगा। अब करेगा क्या पूरे दिन भर? वो गुफा में पड़ा हुआ है, क्या करेगा?
तो फिर इंसान का दिमाग होता है ना, जब कुछ नहीं होता तो कुछ ना कुछ हो ही जाता फिर, है ना। तो फिर क्या वो गुफा में क्या करता, चल कुछ नहीं हो रहा है, क्या करना है क्या करना, तो ना ऐसे ऐसे करता रहता दीवारों पे, वही गुफाओं में ऐसे ऐसे करता था ऐसे, और बिल्कुल चित्र ऐसे ही बना रखे उसने। हमने बोला, हमने देखा ये ऐसे बन रखा है एक चित्र, और ऐसे दो गड्ढे इधर बने, हमने बोला ये इंसान है ना। और उसने ऐसे किया, ऐसे बना दिया, ऐसा ऐसा, ठीक है, ऐसे देखो एक चित्र उसने ऐसा बना दिया, ऐसा ये किया था, और यहाँ पे ऐसा हुआ था, और यहाँ ऐसे ये ऐसे कर रखा था। हमने बोला उसने वो योग कर रहा था, है ना। अब वो भगवान जाने कर क्या रहा था, है ना। अब वो पता नहीं कर क्या रहा था, अब वो ऐसे भी तो हो सकता है कुछ और ही कर रहा होगा, या हो सकता है उसने इंसान नहीं बनाया होगा, कुछ और ही बनाया होगा, है ना। पर हमने थोड़ा क्या कर दिया, अजम्पशन कर दिया कि हाँ हो सकता है कि इंसान ही हो, ठीक। हमने ऐसा कहा, एक जगह पे तो ऐसा था बोले ऐसा, है ना। तो हमने बोला कि भाई ये था इंसानी था, है ना, ऐसा इंसानी दिखता है। अब इसके पीछे एक और दिमाग ये लगाया गया कि भाई देखो उस टाइम पे ना इंसान के अंदर कला तो थी, लेकिन कला का डेवलपमेंट इतना ज्यादा नहीं था। उसने इंसान को ऐसा देखा, एक हाथ दो हाथ और बीच में एक सीधा डंडा ऐसा देखा, है ना, ऐसा। तो उसने क्या कर दिया, बस ऐसा कर दिया ये, और एक ये डंडा और एक ये डंडा, बोल दिया कि इंसान है, और त्रिशूल आकार में बनाया उसने इंसान को, ठीक है। तो उतनी समझ उसकी डेवलप नहीं हो पाई थी कि वो प्रॉपर इंसान बना पाई, ठीक। चलो, तो जो लाखों उडियार था, लाखों उडियार की बात करें तो देखो, यानी कि जो डी वाला ऑप्शन है ना, ये आपका गलत है। आद्य ऐतिहासिक काल हमारा वो काल है जहां से हमें पुराणों की जानकारी मिलती है, जहां पे आपका पुराण है, या आपका हड़प्पा सिविलाइजेशन है, या आपका कौन सा है वैदिक सिविलाइजेशन है। ये वाला जो काल है, आद्य ऐतिहासिक काल है। उस टाइम पे इंसान गुफा में थोड़ी बनाएगा चित्र, है ना। अगर चित्र बनाएगा तो अपने घर पे बनाएगा, क्योंकि उस टाइम पे क्या हो चुका था, प्लैंड सिटी बन गई थी। हड़प्पा सिविलाइजेशन क्या थी, एक शहरी सभ्यता थी। तो तब तक इंसान क्या हो चुका था, बहुत अच्छे से डेवलप हो चुका था, है ना। तो ये आपका आद्य ऐतिहासिक नहीं होगा, क्या होगा, प्राग ऐतिहासिक काल, यानी प्री हिस्टोरिक पीरियड हो जाएगा, ठीक। चलो, अब लाखों उडियार के बारे में देखो, और क्या चीज याद रखेंगे। एक तो आप इसके बारे में याद रखेंगे, ये किस आकार का है, नागफनी आकार का है। किस आकार का है, नागफनी आकार का। ये कैसा है, नागफनी आकार का शैल चित्र है, ठीक है। नागफनी आकार का शैल चित्र है, कैसा है, नागफनी। नागफनी आपने देखा होगा, देखिए नागफनी, है ना, कांटेदार जो नागफनी होती है, नागफनी आकार का शैल चित्र होता है। उसके अलावा ऐसा माना जाता है कि लाखों उडियार से जो चित्र हमें प्राप्त हुए हैं, ऐसी एक चित्र हमें प्राप्त हुआ है भीम बेटिका से, ठीक है। तो भीम बेटिका, इनकी तुलना किससे की जाती है, भीम बेटिका के चित्र से की जाती है। भीम बेटिका चित्र के समान इनकी क्या की जाती है, तुलना की जाती है, ठीक है। तो ये बात भी आपको क्या रखनी है, इसमें याद रखनी है। इसके अलावा जो लाखों उडियार के चित्र हैं, इनमें 3 रंगों का प्रयोग किया गया है। एक आपका सफेद, ठीक है, एक सफेद हो जाएगा, एक आपका लाल हो जाएगा, और एक आपका काला रंग हो जाएगा, ठीक है। सफेद, लाल और काला रंग, ठीक है। चलो, यहां तक कोई दिक्कत है बताओ किसी को। इसके अलावा इसी गुफा के आसपास एक और हमारे क्या है, इतिहासकार है, जिनका नाम है यशवंत सिंह कटोच, ठीक है। 1982 में इनके द्वारा, 1982 ईस्वी में यशवंत सिंह कटोच के द्वारा, यशवंत सिंह कटोच के द्वारा, ठीक है, इसी गुफा के आसपास 7 मानव चित्र मिले। क्या मिले, 7 मानव आकृतियां मिली। क्या मिली है, 7 मानव आकृतियां इनको प्राप्त हुई यहां से, ठीक। तो ये कुछ बातें याद रखनी है आपको, किसके बारे में, लाखों उडियार के बारे में याद रखनी है। और ये लाखों उडियार है कहां पर, कौन सी जनपद में, अल्मोड़ा जनपद में। अल्मोड़ा जनपद में हमें कई जो प्री हिस्टोरिक पीरियड के चित्र हैं वो प्राप्त हुए हैं। जैसे एक चित्र आपको कहां से प्राप्त हुआ है, पेट साल से प्राप्त हुआ है। पेट साल की खोज कब हुई थी, तो पेट साल की खोज हुई थी 1989 में, ठीक है। इसके अलावा एक और था फड़का नौली। फड़का नौली की खोज कब हुई थी, तो इसकी खोज हुई थी 1985 में। और इन दोनों की खोज किसने करी थी, तो ये करी थी किसने, यशोधर मठपाल जी ने करी थी। किसने, यशोधर मठपाल ने पेट साल और फड़का नौली की क्या की थी, खोज की थी। जो आपका पेट साल था, यहाँ पे चित्रों में जिस रंग का प्रयोग किया गया था वो था कथई रंग। कौन सा था, कथई रंग, ठीक है। कौन सा रंग का प्रयोग किया गया था, कथई रंग का प्रयोग किया गया था। इसके अलावा फड़का नौली में बात करें तो फड़का नौली में सामूहिक नृत्य दिखाया गया। क्या दिखाया गया, सामूहिक नृत्य दिखाया गया, ठीक है। चलो, इसके अलावा अल्मोड़ा में और कोई जहां पे चित्र मिला है, कौन सा, फल सीमा, सुने आपने फल सीमा, फल सीमा नहीं सुने, तो अल्मोड़ा में एक और स्थान है जिसको बोलते हैं हम क्या, फल सीमा कहते हैं। और फल सीमा में ध्यान रखना, फल सीमा में
मनुष्य को योग करते दिखाया गया, योग एवं नृत्य मुद्रा में दिखाया गया, योग एवं नृत्य मुद्रा में दिखाया गया। ठीक है, इतनी बात क्लियर है। चलो जी, तो ये है आपका फल सीमा। फल सीमा के अलावा कोई और स्थान है? तो बिल्कुल है। कौन सा स्थान है कौन सा? थोड़ा जोर से बोलो। कसार देवी। अच्छा, कसार देवी भी है, लेकिन कसार देवी से और महत्वपूर्ण जो है वो लुएथाप है। कौन सा है? लुएथाप। लुएथाप की बात करें तो लुएथाप में क्या दिखाए गए? मनुष्य को शिकार करते हुए दिखाए गए। क्या दिखाए गए? शिकार करते हुए दिखाए गए, इंसान को शिकार करते हुए दिखाया गया। ठीक है, और इसके अलावा हाथों में हाथ में हाथ डाल करके नृत्य करते हुए दिखाया गया, नृत्य करते हुए दिखाया गया। तो ये बातें आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। तो इसका मतलब अगर हाथ में हाथ रख के नृत्य करते हुए दिखाया गया तो इसका मतलब कला तो थी उनके अंदर ना, है ना। और कैसी कला? ये नृत्य वाली कला होगी। और चित्र बना रखे तो कैसी कला होगी? लोक कला टाइप की हो जाएगी। ठीक है, चलो जी। तो ये अल्मोड़ा में स्थित आपके कुछ क्या है, आपकी चित्र वाले आपके क्या हो जाएंगे? गुफाएं हो जाएंगी। बाकी और भी हैं, जैसे भुडली आपने सुना होगा, ये आपका उत्तरकाशी में हो जाएगा। किमनी गांव आपका चमोली में हो जाएगा। और इसके अलावा ग्वारख्य गुफा आपका चमोली में हो जाएगा। ठीक है, रामगंगा घाटी आपने सुना होगा। ठीक है, चलो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड क्रांति दल के संदर्भ में कौन सी बात सही है? तो बताओ भाई, उत्तराखंड क्रांति दल के बारे में कौन सी बात सही है? तो देखो, पहला प्रश्न है, पहला स्टेटमेंट है, इसका गठन 24-25 जुलाई 1979 को हुआ था। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, मसूरी में पर्वतीय जन सम्मेलन हो रहा था, है ना। और इसी पर्वतीय जन सम्मेलन में उस टाइम पे जो उत्तराखंड आंदोलनकारी थे उनके द्वारा ये डिसाइड किया गया कि अगर हमें राज्य की लड़ाई लड़नी है तो हमें क्या करना। देखो, राज्य की लड़ाई तो हम बहुत समय से लड़ रहे हैं, बहुत सारे हम संगठन ऑलरेडी बना चुके हैं, है ना। लेकिन इतने संगठन बना के हो क्या रहा? हम सड़कों पे तो लड़ रहे हैं, लेकिन कौन हमारी सुन रहा है? कोई नहीं सुन रहा। अगर कोई नहीं सुन रहा है तो कल के दिन कौन हमें कब सुन सकता है? जब हम विधानसभा में प्रवेश करेंगे। जब तक हम विधानसभा के सदस्य नहीं बनेंगे तब तक हमारी बात कोई सुनेगा नहीं। और अगर हमें विधानसभा का सदस्य बनना है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? भाई साहब, चुनाव लड़ना पड़ेगा। लड़ना पड़ेगा, नहीं लड़ना पड़ेगा, है ना। और अगर चुनाव लड़ना है तो इसके लिए क्या चाहिए? क्या चाहिए? चुनाव कौन लड़ता है? पार्टियां चुनाव लड़ती है ना। तो इसलिए हमें उत्तराखंड के संदर्भ में एक पार्टी बनानी होगी। और जब इस पार्टी के सदस्य विधानसभा में जीत के जाएंगे तो तब ये विधानसभा में क्या रखेंगे? अपनी बात रखेंगे कि हमें क्या चाहिए? पृथक राज्य चाहिए। तो इसलिए ध्यान रखना कि 24-25 जुलाई 1979 को क्या हुआ? यूकेडी की स्थापना होती। क्या होती है? यूकेडी की स्थापना होती। और जब यूकेडी की स्थापना हुई तो इसका जो पहला अध्यक्ष था, पहला अध्यक्ष, जैसे यहाँ पे क्या लिखा है? गोविंद बल्लभ पंत। नहीं, गोविंद बल्लभ पंत नहीं। किसको बनाया गया था? डॉक्टर देवीदत्त पांडे को बनाया गया था। देवीदत्त पांडे। तो देवीदत्त पांडे उत्तराखंड क्रांति दल के क्या थे? पहले अध्यक्ष थे। ठीक है, तो 1779 में यूकेडी की स्थापना होगी। देवीदत्त इसके क्या बन चुके थे? अध्यक्ष बन चुके थे। 1980 में यूपी विधानसभा के क्या थे? चुनाव थे। और जब यूपी विधानसभा के चुनाव थे तो हमने एक अजम्पशन बना रखा था कि भाई उत्तराखंड वाले तो यूकेडी वालों को वोट दे ही देंगे, क्योंकि उत्तराखंड आंदोलन के लिए पार्टी है कि नहीं है। ठीक है, लेकिन जब 1980 में क्या होता है? चुनाव होता है, तो यूकेडी भाई केवल एक ही सीट जीतती है। कितनी सीट जीतती है? एक सीट। ठीक है, और वो भी कौन सी सीट? कौन सा? हाँ, जसवंत सिंह बिष्ट बन जाते हैं। ठीक है, फिर उसके बाद देखो क्या हुआ। अब एक सीट जीतेंगे तो कौन ही सुनेगा ना आपके। उत्तर प्रदेश की विधानसभा इतनी बड़ी लखनऊ में, वहां पे 400 विधायक बैठते हैं और 400 में से एक उत्तराखंड से जा रखा है। अगर मान लो अपनी बात रखिएगा फिर सुनेगा कोई? तो बोले हमें उत्तराखंड है, चुप बैठ, सीधे ऐसे होगा ना, बैठ जा, चल ज्यादा मत बोले ना, उत्तराखंड जाए। एक विधायक है नहीं और उत्तराखंड से, है ना। तो ये वाली बात हो जाएगी। ठीक, तो इसीलिए पहले इस बात पे कोई फायदा नहीं हुआ। फिर साल आता है 1987। 1987 में क्या हुआ कि उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया। और जब विभाजन हुआ तो अब उत्तराखंड क्रांति दल की जो बागडोर थी वो एक नए लीडर के पास जाती है और उसका नाम क्या था? काशी सिंह एरा, काशी सिंह एरी। ठीक है, कौन थे? काशी सिंह एरी। यूकेडी के क्या बनते हैं? अध्यक्ष बनते हैं। और इसी बार अब ऐसा सोचा गया, देखो न तो उत्तर प्रदेश की सरकार सुन रही है, न विधानसभा में अपनी बात रख पा रहे हैं, तो भाई हमें देश में कुछ अलग करना पड़ेगा ना, कुछ अलग करना पड़ेगा ताकि ये नेशनल न्यूज बने। और नेशनल न्यूज बनानी है तो आपको कुछ अलग करना पड़ेगा। तब इन्होंने सोचा एक काम करते हैं कि विधानसभा में ना एक पत्री फेंक देते सीधे, है ना। यानी जब विधानसभा की कार्यवाही, विधानसभा की नहीं, संसद की जब कार्यवाही चल रही होगी
तो उस टाइम से हम क्या पढ़ेंगे, क्या फेंकेंगे, पत्र बम फेंकेंगे। पत्र बम मतलब उस पर लिखा होगा हमें उत्तराखंड राज्य चाहिए, ये चाहिए, है ना, उत्तर प्रदेश सरकार हमारे साथ ये कर रही है, वो कर रही है, ठीक है। तो फिर ध्यान रखना 23 अप्रैल 1987 को यूकेडी के उपाध्यक्ष थे जिनका नाम था त्रिवेंद्र सिंह पवार। जिनका नाम क्या था, त्रिवेंद्र सिंह पवार। त्रिवेंद्र सिंह पवार के द्वारा क्या किया गया, त्रिवेंद्र सिंह पवार के द्वारा क्या किया गया, लोकसभा में, ठीक है, या संसद में क्या फेंका गया, संसद में पत्र बम फेंका गया। पत्र बम फेंका गया। पत्र बम का ऐसा मत समझना कि पत्र के अंदर बम रखा होगा, है ना, तो बम तो वैसे भी कैसे ले जा सकते हैं संसद के अंदर, है ना। अब आप सोचेंगे गया भी कैसा होगा, तो एक दर्शक दीर्घा होता है ना लोकसभा के अंदर, यानी कि कोई बाहर का विजिटर अगर संसद की कार्यवाही लाइव देखना चाहता वहीं पर तो वो देख सकता है स्पेशल परमिशन के साथ। अब उनको क्या पता था ये आदमी ये लेके आ रखा है ना, ठीक है। चलो जी, तो 23 अप्रैल 1987 को त्रिवेंद्र सिंह पवार के द्वारा लोकसभा में पत्र बम फेंका गया। फिर उसके बाद यूकेडी ने क्या किया, 1992 में यूकेडी ने उत्तराखंड का एक खाका तैयार किया, ठीक है, और उसी को क्या बोलते हैं, यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट। यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट, पहला ब्लूप्रिंट। ब्लूप्रिंट का मतलब क्या होता है, एक जो रफ खाका होता है ना, हमारा उत्तराखंड होगा तो ऐसा होगा, ये 8 जिले होंगे, इसकी राजधानी ये होगी, ऐसा होगा, ये जिले कटेंगे, है ना। तो आपने एक रफ वर्क तैयार कर दिया। तो ये हमारे उत्तराखंड का पहला क्या था, रफ वर्क था, जिसको क्या बोलते हैं, उत्तराखंड का या यूकेडी का पहला ब्लूप्रिंट कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात, यहां तक कोई दिक्कत है, ठीक है। तो ये यूकेडी के बारे में पूरी हिस्ट्री हो जाएगी आपकी। चलो जी, तो देखो तीसरा क्या था यहाँ पे, इसका मुख्य उद्देश्य 8 पर्वतीय जिलों को मिलाकर अलग राज्य की स्थापना करना। क्या ये बात सही है, तो देखो ये बात भी सही है, ये वाली बात गलत थी। और उसके बाद उत्तराखंड क्रांति दल का विभाजन हो गया, अच्छा कब, 1987, तो ये बात भी बिल्कुल सही है। तो कौन सी बात गलत है, बी वाला, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक। चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, भवानी सिंह के नेतृत्व में गडोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ। तो देखो गडोदिया स्टोर डकैती कांड कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1930 ईस्वी में हुआ था। भारत के एक महान क्रांतिकारी हुए हैं, उनका नाम क्या था, चंद्रशेखर आजाद। और इन्हीं चंद्रशेखर आजाद की क्या थी, एक पार्टी थी, इन्होंने एक सभा का या एक ऑर्गेनाइजेशन का गठन किया था जिसका नाम था HSRA, ठीक है। और इसकी स्थापना कब हुई थी, 1928 में। 1928 ईस्वी में चंद्रशेखर आजाद के द्वारा क्या बनाएगी, एक पार्टी बनाएगी या एक संगठन बनाएगी, और उस संगठन का नाम क्या था, HSRA। और HSRA का नाम क्या था, फुल फॉर्म क्या थी, इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती कभी कभी, हिंदुस्तान सोशलिस्टिक रिपब्लिक एसोसिएशन हो जाएगा, ठीक है, एसोसिएशन, ये इसकी फुल फॉर्म थी, ठीक है। ये प्रश्न जीएस में पूछ लेता है कि इसकी स्थापना कब हुई थी या इसके फाउंडर कौन थे, ठीक है। तो 1928 में HSRA एक संगठन बनाया गया जो कि एक क्रांतिकारी संगठन था, क्योंकि जो 1923 से लेकर के 1930-32 का ये दौर था ना, ये क्रांतिकारी वाला दौर था। क्रांतिकारी कहते थे कांग्रेस वालों, ऐसा नहीं चलेगा काम कि प्लीज हाथ जोड़ करके लेटर लिख करके आप आजादी मांग रहे हैं, ऐसा काम नहीं चलेगा। अगर आपको आजादी चाहिए तो आपको सड़कों पे उतरना पड़ेगा, है ना, हजारों अंग्रेजों को मारना पड़े तो मारेंगे हम, है ना, ढंग से मारेंगे, ठीक है। इसलिए आपने देखा होगा इस बीच में बम कांड हो जाते हैं, कई बार कुछ हो जाता है, कई बार ये बैंक लूट लेते हैं, है ना, कई बार कुछ हो जाता है। तो ये क्रांतिकारी का दौर था, ठीक है। चलो इसीलिए इस टाइम पे क्या होता है, लोगों के अंदर देशभक्ति भी बहुत ज्यादा क्या होती है, जागृत होती है, ठीक है। चलो फिर 1930 में क्या हुआ कि इन लोगों ने मिलकर के, चंद्रशेखर आजाद, भवानी सिंह, अन्य लोगों ने मिलकर के क्या कर दी कि दिल्ली में कौन सा स्थान है, चांदनी चौक, ठीक है, चांदनी चौक में क्या कर दिया, एक स्टोर में डकैती कर दी, ठीक है। और इसी को क्या बोलते हैं, गडोदिया स्टोर डकैती कांड कहा जाता है। क्रांतिकारी घटनाओं की बात करें या क्रांतिकारी विचारधारा से संबंधित बात करें तो हमारे उत्तराखंड से केवल 3 ही लोग हुए, ठीक है। एक नाम तो आपका भवानी सिंह है ही, दूसरा नाम कौन सा है, इंद्र सिंह नयाल होंगे, और तीसरे आदमी कौन है, बच्ची राम जी होंगे, ठीक है। चलो इसके अलावा देखो एक और चीज याद रखना, 1933 में, 1933 में, ये भी क्रांतिकारी घटना है। 1933 में एक कांड होता है और इस कांड को कहा जाता है मद्रास बम कांड। क्या कहते हैं, मद्रास बम कांड।
मद्रास बम कांड में उत्तराखंड का एक क्रांतिकारी शामिल थे और उनका नाम क्या था? उनका नाम था इंद्र सिंह नयाल था। उनका नाम क्या था? इंद्र सिंह नयाल जी थे। ठीक है, इसके अलावा एक और कांड होता है और इसको बोलते हैं क्या? ऊटी बैंक डकैती कांड। ये भी 1933 में होता है, ऊटी बैंक डकैती कांड। ठीक है, और इसमें उत्तराखंड से कौन थे? तो ये थे आपके कौन? बच्चू लाल। कौन थे? बच्चू लाल। ठीक है, ये कौन थे? बच्चू लाल थे। ठीक है, तो ये उत्तराखंड से संबंधित वे लोग जो क्रांतिकारी विचारधारा से क्या थे? बहुत ज्यादा प्रभावित थे। ठीक है, चलो नेक्स्ट बढ़ेंगे अगले प्रश्न पे, और प्रश्न संख्या है 27। 27वें प्रश्न की बात करें तो चंद शासक बालो कल्याण चंद को निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र डोटी शासक रैका हरिमल से दहेज स्वरूप प्राप्त हुआ था? तो बताओ कौन सा हुआ था? है दहेज बोल के इतनी खुशी क्यों हो रही है? हाँ, लड़का होता तो मान भी लेता ना, खुशी हो रही है, लड़की होगी खुशी क्यों है? हाँ, अच्छा आप ये सोचे पहले भी दहेज देते थे? हाँ, क्या सोच के खुश हो रहे? हाँ, चल सीरा। तो देखो कौन सा होगा? सीरा नहीं, कौन सा हो जाएगा? सोर हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा? सोर हो जाएगा। ध्यान रखना कि जो चंद शासक बालो कल्याण चंद था, पहली बात तो ये याद रखना है कि बालो कल्याण चंद किसका बेटा था? किसका बेटा था? किसका किसका था? किसका बेटा था बालो कल्याण चंद? है भीष्म पितामह का, भीष्म चंद का। किसका था? भीष्म चंद का। भीष्म चंद का बेटा था बालो कल्याण चंद। ठीक है, अब देखो भीष्म चंद पे ना कई बार अटैक, क्योंकि इससे पहले राजधानी हुआ करती थी चंपावत। अब चंपावत था बाउंड्री वाले इलाके में, देखो चंपावत आपने देखा होगा, ये इधर पे चंपावत है, इधर आपका नेपाल है, और नीचे आपका दूसरा राज्य उस टाइम पे कटेहर हुआ करता था। तो कभी कटेहर वाले यहाँ अटैक करते थे, कभी नेपाल वाले यहाँ अटैक करते थे। तो भीष्म चंद ने बोला यार ऐसे तो चलेगा नहीं, है ना, हर बार ये लोग अटैक कर देते हैं, है ना, अब इसका परमानेंट सॉल्यूशन कैसे निकाला जाए? तो इसने सोचा कि यार सबसे पहले ये देखना पड़ेगा ना, हमारी राजधानी गलत जगह पे। किसी भी बाहरी व्यक्ति को अगर आक्रमण करना होता है तो हमेशा ध्यान रखना, अगर आपने राजधानी जीत लिया तो राज्य जीत लिया, और हमारी राजधानी है ही गलत जगह पे, बाउंड्री पे। बाउंड्री पे किसकी राजधानी होती है ना? तो इसने बोला भाई यहाँ नहीं, तब ये इधर अल्मोड़ा की तरफ आया, तब इसने अल्मोड़ा में एक जगह सेलेक्ट करी, है ना, तो फिर इसने बोला कि अल्मोड़ा में हम राजधानी बनाई। फिर अल्मोड़ा में इसने राजधानी बनाने का कार्य शुरू कर दिया। किसने? भीष्मचंद ने। जैसे राजधानी बन बन के तैयार हुई, ऐसे ही जब ये राजधानी ट्रांसफर कर रहा था चंपावत से इधर, ऐसे ही बीच में किसी ने इसको मार दिया। ठीक है, उसका नाम क्या था? गजू बडिंगा। एक खस राजा हुआ करता था जिसका नाम क्या था? गजू बडिंगा। तो गजू बडिंगा ने रास्ते में क्या कर दिया? भीष्मचंद पे अटैक कर दिया, और इसमें भीष्मचंद की क्या हुई? मृत्यु हुई। तो राजधानी आपकी ट्रांसफर हो ही नहीं पाई। फिर इसका बेटा कौन था? बालो कल्याण चंद। तो बालो कल्याण चंद ने क्या करी? राजधानी चंपावत से कहां शिफ्ट करी? अल्मोड़ा शिफ्ट करी। उसके बाद चंदों की राजधानी हमेशा के लिए कहां हुई? अल्मोड़ा हुई। और ये राजधानी चंदों तक ही नहीं, ठीक है, कहां तक? जब कुमाऊं कमिश्नरी था, ठीक है, जब तक नैनीताल शिफ्ट नहीं हुआ था तब तक राजधानी आपकी उधर ही रहती है। तो यहाँ राजधानी लगभग लगभग 600-700 सालों तक राजधानी रही है अल्मोड़ा में। ठीक, चलिए अगर प्रश्न ये बने कि राजधानी परिवर्तन का विचार किसका था, तो किसका था? भीष्मचंद का। लेकिन अगर प्रश्न ये आ जाए कि राजधानी परिवर्तन किसने करी, तो तब आपका बालो कल्याण चंद हो जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद हुआ क्या कि देखो बालो कल्याण चंद अपने सीरा और सोर अभियान पे निकला, है ना, तो इसने वहां के लोगों से बात करी, भाई एक काम है, ऐसे अगर आप मुझे दे देते हो तो कोई दिक्कत नहीं। इसने सोचा कि लड़ाई क्या करनी ना सब लोगों से, ठीक है, सबसे बढ़िया अगर आपको क्षेत्र लेना है तो क्या करो? रिश्ते बना लो, है ना, क्योंकि रिश्ते में कोई चीज आसानी से आपको मिल जाएगी। अब पहले के टाइम पे तो राज्य ही रिश्ते में दहेज में दिया जाता था। तो इसने बढ़िया से वहां क्या कर दिया? एक लड़की पसंद कर दी उधर, कहाँ पे? सोर में नहीं, सीरा में। सीरा में लड़की पसंद करी, और लड़की भी किसकी पसंद करी है? किसकी? राजा की बेटी कर दी पसंद सीधे, है ना। अब राजा की बेटी, वो तो चाहता ही था ना, लड़की पे थोड़ी था ध्यान, उसका ध्यान किस पे था? राज्य पे ध्यान था, है ना। हाँ, ये पहले का जमाना था, राज्य पे ध्यान था भाई, है ना, राज्य आ गया तो सब कुछ आ गया। ठीक है, तो देखो राज्य आया तो फिर क्या हुआ? इसने वहां शादी कर दी, किसके साथ? वहां की जो राजकुमारी थी, सीरा की जो राजकुमारी थी, उससे शादी करी। और शादी करने के बाद, ठीक है, बदले में जो ये हरिमल था, इसने क्या कर दिया? अपनी बहन को दहेज में क्या दे दिया? सोर राज्य दे दिया। कौन सा दिया? सोर राज्य दे दिया। लेकिन बालो कल्याण चंद क्या चाहता था? सीरा राज्य को चाहता था। लेकिन इसने बोला भाई जो कुछ हो जाए, है ना,
सीरा तो नहीं मिलेगा। लेना है सोर ले ले, नहीं तो आपको क्या मिलेगा, कुछ भी नहीं मिलेगा, है ना। तो चलो इसने इसने भी बोला भाई मेरे को सोर नहीं चाहिए, है ना, मुझको सीरा ही चाहिए। अब रहा होगा ना सीरा में कुछ अलग, ठीक है। चलो बाकी बहुत लंबी कहानी है, इसको छोड़ो, है ना। ठीक, चलो हालांकि बाद में ये सीरा भी ले लेगा कुछ टाइम के बाद, ठीक। चलो ये नहीं लेगा, इसका बेटा रुद्रचंद लेगा, है ना। हाँ, कहानी सुनी होगी आपने। चलो जी, तो ये कौन सा ऑप्शन सही होगा इसके हिसाब से, सी सोर हो जाएगा। वैसे चाहता कौन सा था वो, सीरा चाहता था। अगला प्रश्न है, कुड़िंद मुद्राओं में निम्नलिखित में से किस लिपि का अंकन हुआ है। तो बताओ किस लिपि का अंकन हुआ है, हैं? बताओ कौन सी लिपि का अंकन हुआ है, ब्राह्मी या खरोष्टी, हैं? कौन सी हुई है, तो देखो दोनों हुई है, खरोष्टी और ब्राह्मी। तो ऑप्शन सी आपका क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोनों हो जाएगा, ब्राह्मी भी होगा और खरोष्टी भी हो जाएगा, ठीक। सबसे पहले अगर हम कुड़िंदों की बात करें तो ऐसा माना जाता है कि इन्होंने उत्तराखंड में 300 बीसी से लेकर के लगभग 200 एडी तक क्या किया, शासन कर दिया, ठीक है। कब से कब तक, उल्टा लिख दिया मैंने, 200 बीसी से लेकर के 300 एडी तक, ठीक है। 200 बीसी से लेकर के 300 एडी तक ऐसा माना जाता है कि उत्तराखंड में कुड़िंद लोगों का क्या था, राज हुआ करता था, है ना। और कुड़िंद लोगों के बारे में अलग अलग जो आपके जो पुस्तकें हैं वो अलग अलग नाम देती है। जैसे महाभारत में कुड़िंदों को क्या कहा गया है, द्विज कहा गया है। और जो कुड़िंद राजा है उनको क्या कहा गया है, द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। ऐसे ही अर्थशास्त्र में क्या कहा गया है, कुड़िंद कहा गया है ना। और उसने क्या कहा है, टॉलमी ने, हाँ, कुड़िंदोजन, कुड़िंदराइन, ठीक है। अलग अलग साहित्य में अलग अलग चीजें कही गई है। अब देखो जो कुड़िंद है, कुड़िंदों की जानकारी हमें किससे मिलती है, सिक्कों से मिलती है। किससे मिलती है, हमें कुड़िंदों की अलग अलग जगह क्या मिली है, सिक्के मिले। उन सिक्कों में हर सिक्कों की टाइप अलग था। टाइप का मतलब है कुछ सिक्कों में हमें एक जैसी सिमिलरिटी दिखी, कुछ सिक्कों में एक जैसे दिखी। तो इसके आधार पे हमने कुड़िंदों को, सिक्कों को 3 भागों में डिवाइड किया गया है। एक आपका कौन सा, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के। दूसरे कौन सा, छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के। और तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा, तो तीसरा हो जाएगा आपका कौन सा, अमोद भूति प्रकार के सिक्के। अमोद भूति प्रकार के सिक्के मिले, ठीक है। और इन्हीं सिक्कों से हमें कुड़िंदों के 8 राजाओं की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है ना। और ये 8 राजा कौन थे, तो ये 8 राजाओं की बात करें तो एक आपका शिवदत्त है, एक है आपका शिवपालित, एक है आपका शिवपालित, एक है आपका शिवरक्षित, ठीक है, एक है आपका हरदत्त, एक है आपका अमोद भूति, एक है आपका अमोद भूति, एक है आपका कौन सा, विजय भूति, ठीक है, एक है आपका आसेक, एक है आपका गोमित्र। कितने हुए, कितने हुए रे, 8 हुए, हो गए 8, ठीक है। तो 8 राजाओं के बारे में क्या मिलती है, हमें जानकारी मिलती है। इसके अलावा अगर हम कुड़िंदों के बारे में बात करें तो देखो कुड़िंदों के बारे में और क्या क्या चीजें हो जाएंगी। तो कुड़िंदों के कभी कभी ये प्रश्न आ जाएगा, इनके समकालीन कौन सा वंश था उत्तराखंड में, तो इनके समकालीन कौन सा वंश था, ठीक है। तो एक आपने सुना होगा योधे, योधे सुने, योधे, और एक आपका औदुंबर। तो ये 2 वंश इसके क्या थे, समकालीन थे। इसके अलावा कुड़िंदों के सिक्कों से संबंधित एक पुस्तक भी लिखी गई और उस पुस्तक का नाम है मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद क्वाइंस। क्या है उस पुस्तक का नाम, मॉर्फोलॉजी ऑफ कुड़िंद क्वाइंस। और ये किताब किसकी है, तो ये है डॉक्टर एमपी जोशी की। किसकी है, डॉक्टर एमपी जोशी की किताब है। किसकी किताब है, डॉक्टर एमपी जोशी की किताब है। किसकी किताब है, डॉक्टर एमपी जोशी की किताब है, ठीक है। चलो लिख दिया, डॉक्टर एमपी जोशी की किताब है। चलो जी अगले प्रश्न पे आ जाएंगे। नेक्स्ट प्रश्न है हमारे पास, भारत छोड़ो आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से किस स्थान पर सैनिकों द्वारा गोलीबारी में 2 सगे भाई गंगाराम और खीमदेव शहीद हो गए थे। तो कौन से में हुए थे,
सल्ट में। ठीक है, देखो सल्ट में क्या होता है, 5 सितंबर को सभी लोग इकट्ठा हो रखे थे अंग्रेजों के विरुद्ध, 19 कब 42। तभी एक अंग्रेज अधिकारी था जिसका नाम क्या था, जॉनसन, उसके द्वारा गोली चलाने के क्या दिए गए, आदेश दिए गए, और इसी गोली कांड में इन दो भाइयों की क्या होगी, इन दो भाइयों, ये दो भाई क्या हो गए, शहीद हो गए। उसके अलावा देखो देघाट में भी 1942 का आंदोलन बहुत ही भयंकर तरीके से चलता है, और देघाट में जो गोली कांड हुआ था ये हुआ था 18 अगस्त 1942 का, हुआ था 18 अगस्त 1942। इसमें भी दो लोग शहीद हुए थे, एक व्यक्ति का नाम था क्या था, हरिकृष्ण, एक का नाम था हरिकृष्ण, हरिकृष्ण, और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था, हीरामणि, हरिकृष्ण और हीरामणि हो जाएगा। ठीक है, उसके अलावा सालम, सालम के बारे में भी आपने सुना होगा, सालम की क्रांति सुनी होगी आपने। तो 25 अगस्त 1942 को, कब, 25 अगस्त 1942 को क्या होता है, इसे सालम की क्रांति बोलते हैं, सालम की क्रांति कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी क्रांतिकारी घटना होती है। ठीक है, तो 25 अगस्त 1942 को सालम की क्रांति होती है, और सालम, एक व्यक्ति को सालम का शेर कहा जाता है। ठीक है, और उस व्यक्ति का नाम क्या है, राम सिंह आजाद। ठीक है, तो सालम का शेर किसे कहा जाता है, सालम का शेर, तो सालम का शेर कहा जाता है किसको, राम सिंह आजाद को सालम का शेर कहा जाता है, राम सिंह आजाद को सालम का शेर कहा जाता है। क्लियर है इतनी बात। चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। अगला प्रश्न, 1905 में देहरादून से गढ़वाली नामक अखबार का प्रकाशन शुरू होता है, जिसके संपादक बताओ, इसके संपादक कौन थे, गिरिजादत्त नैथानी थे। ठीक है, गिरिजादत्त नैथानी के द्वारा एक और व्यक्ति थे जिनका नाम क्या था, तारादत्त गैरोला, ये भी थे साथ में, तारादत्त गैरोला। इसके अलावा एक और व्यक्ति थे, है विश्वेश्वर नहीं, विशंबर, ठीक है, विशंबर दत्त चंदोला। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति थे, इन 3 व्यक्तियों के द्वारा इसका क्या किया गया, संपादन किया गया। और जो विशंबर दत्त चंदोला है, इनको गढ़वाली पत्रकारिता का भीष्म पितामह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, गढ़वाली पत्रकारिता का भीष्म पितामह कहा जाता है। क्या कहा जाता है, भीष्म पितामह कहा जाता है। ठीक है, क्या कहा जाता, क्या नहीं आ रहा पहचान में, क्या बोल, पहचान में नहीं आया, गढ़वाली पत्रकारिता का भीष्म पितामह। ठीक है, हाँ ये कहा। अगला प्रश्न आ जाओ, गोपेश्वर के त्रिशूल लेख से 12वीं सदी के किस नेपाली शासक के नाम का पता चलता है, मानसी बताएगी कौन है वो, है कौन सा है, त्रिशूल लेख, कौन सा हो जाएगा, त्रिशूल लेख। अच्छा, किसका पता चलता है, अशोक चल। अब मुझे बताओ, हाँ, कि जो गोपेश्वर का त्रिशूल लेख है, ठीक है, उसमें कितने राजाओं का उल्लेख मिलता है। हाँ, ये आया हुआ है ना प्रश्न पहले, ये मैंने एक्सप्लेन करा हुआ पहले, है कितने राजाओं का, 4 राजाओं का उल्लेख मिलता है, 4 नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है ना। और ये 4 नाग राजा कौन कौन से थे, तो एक थे आपके स्कंद, एक कौन थे, स्कंद। ठीक है, जो त्रिशूल लेख है, गोपेश्वर त्रिशूल लेख किससे संबंधित है, पहली बात तो ये संबंधित है नाग राजाओं से संबंधित है। ऐसा माना जाता है कि नागों ने हमारे राज्य में कब शासन किया, नागवंश के राजाओं ने, तो इन्होंने शासन किया 6वीं से लेकर के 7वीं शताब्दी के आसपास इन्होंने उत्तराखंड में शासन किया। ठीक है, और जब उत्तराखंड में शासन किया तो ध्यान रखना, इनके कुछ इस त्रिशूल अभिलेख में इनके 4 राजाओं के बारे में क्या मिलता, उल्लेख मिलता है। और ये 4 राजा कौन से, एक है स्कंद नाग, ठीक है, एक कौन से, स्कंद नाग, एक है गणपति नाग, ठीक है, स्कंद नाग हो जाएंगे, दूसरे आपके गणपति नाग होगा, गणपति नाग के बाद विभु नाग और आपका अंशु नाग, विभु नाग और आपका कौन सा हो जाएगा, अंशु नाग हो जाएगा। ठीक है, स्कंद नाग, गणपति नाग, विभु नाग और अंशु नाग हो जाएगा। ठीक है, चलिए, इसके अलावा नाग राजाओं से संबंधित एक और जानकारी मिलती है हमें, एक और जगह से मिलती है, कहां से, उत्तरकाशी। उत्तरकाशी क्या बोलते हैं उसको, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख कहा जाता है, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख कहा जाता है। और बाड़ाहाट त्रिशूल लेख में भी 2 नाग राजाओं का उल्लेख मिलता है, एक का नाम है गणेश्वर और दूसरे का नाम है गुहू, गणेश्वर
और दूसरे राजा का नाम क्या है? गुह नाम का राजा है। और इनमें से सबसे शक्तिशाली राजा कौन है? आपके गणपति नाग है। क्या हो गया? गुह सुन करके क्यों हंसी आ रही है? अच्छा, कुछ और इमेजिन हो रहा माइंड में, ठीक है, कोई बात नहीं। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस मेले का आयोजन पिथौरागढ़ में नहीं होता है? बताओ, किस मेले का आयोजन पिथौरागढ़ में नहीं होता है? तो ये तो बहुत आसान है। किसका नहीं होता है? बग्वाली मेले का नहीं होता है। कहाँ होता है बग्वाली मेला? है? हाँ, कहाँ पे होता है? चंपावत में। कहाँ पे? हाँ, चंपावत कहाँ पे? चंपा देवी धुरा में होता है। कौन से मंदिर में? देवी के मंदिर में। है? कौन से मंदिर में होता है? हाँ, कौन? बाराही देवी मंदिर में। ठीक है, ध्यान रखना। तो देखो, पिथौरागढ़ में एक ही मेला नहीं होता, बग्वाली मेला। बाकी मोस्ट मानो होता है, मल्लिकार्जुन होता है और चौपकिया मेला होता है। ठीक, इसके अलावा पिथौरागढ़ में कई सारे और मेले भी होते हैं। जैसे एक मेला है कनरा मेला। कौन सा है? कनरा मेला। एक है हुंकरा देवी का मेला। कौन सी देवी का मेला? हुंकरा देवी का मेला। हुंकरा देवी के मेला के अलावा एक है कोटगाड़ी देवी का मेला। कोटगाड़ी देवी का मेला हो जाएगा। ठीक है, कोटगाड़ी देवी का मेला होगा। इसके अलावा नेक्स्ट है बौराणी। कौन सा मेला हो जाएगा? बौराणी मेला। एक और मेला है जिसको बोलते हैं टोकरिया मेला। कौन सा मेला है? टोकरिया मेला। और टोकरिया मेला के बाद एक और मेला है, और ये भी काफी फेमस है, पेपर में भी आ जाते हैं, गबला देव मेला। कौन सा? गबला देव का मेला हो जाएगा। ठीक है, कौन सा मेला हो जाएगा? गबला देव का मेला हो जाएगा। ठीक, चलो अगले प्रश्न में आ जाते हैं। नेक्स्ट, उत्तराखंड राज्य में काष्ठ शिल्प में कौन सी जनजाति प्रमुख रूप से लगी हुई है? बताओ। तो ये आपकी कौन सी हो जाएगी? राजी। राजी जनजाति के बारे में बात करें तो सबसे पहले राजी जनजाति को जनजाति का दर्जा कब दिया गया? जनजाति का दर्जा कब दिया गया? बताओ, राजी जनजाति को जनजाति का दर्जा 1967 में। 1967 में इसको जनजाति का दर्जा दिया गया। आदिम जाति का दर्जा कब दिया गया? कब? आदिम जाति का दर्जा, आदिम जाति का दर्जा इसको दिया गया कब? 1975 में। कब दिया गया? 1975 ईस्वी में आदिम जाति का दर्जा दिया। आदिम जाति का मतलब है कि कुछ ज्यादा ही दूर है, मतलब ना कुछ ज्यादा ही पिछड़े हैं, ये आदिम जाति का दर्जा हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा राजी जनजाति के बारे में बात करें। अच्छा, ये बताओ, ये रहते कहाँ पर है? कहाँ है इनका मेन? पिथौरागढ़ में। कहाँ पे? पिथौरागढ़ में कहाँ पर? अस्कोट, धारचूला। ठीक है, धारचूला, कनाली छीना और आपका डीडी हाट वाला जो विकास खंड है, मुख्य रूप से आपकी राजी जनजाति वहीं पे रहती है ना। और इनकी संख्या बहुत कम है ना। कितनी? 690 के अराउंड, विलुप्त तो होने की कगार पे है। ठीक है, चलो जी। इसके अलावा इनकी बात करें तो राजी जाति के जो आवास होते हैं, इनके आवास को क्या बोलते हैं? जहां पे ये रहते हैं, या इनके घरों को क्या बोलते हैं? हैं? क्या बोलते हैं? झोपड़ी? हाँ, मैत मैत नहीं, इनके आवास को बोलते हैं रौत्युड़ा। क्या कहा जाता है? रौत्युड़ा। मैत जो है भोटिया जनजाति के ग्रीष्मकालीन आवास को बोलते हैं, और शीतकालीन आवास को क्या बोलते हैं? गुंडा कहते हैं। ठीक है, चलो इतनी बात क्लियर है। बोली इनकी कौन सी है? बोली, बोली, बोली इनकी मुंडा है ना। ठीक है, मुंडा, पंजाब वाला मुंडा नहीं। हाँ, ठीक है, बोला मुंडा वैसे वाला मत सोचना। ठीक है, बोली इनकी मुंडा बोली है। वहीं अगर इसके नृत्य की बात करें तो नृत्य इनका कौन सा है मेन? तो जो मेन नृत्य है इसको बोलते हैं रिंग डांस। क्या बोलते हैं? रिंग डांस। गोल घेरे में थड़िया नृत्य की भांति करते हैं, तो इसी को क्या बोला गया? रिंग डांस बोला गया है ना। इसके अलावा इनमें एक और प्रथा प्रचलित है जिसको बोलते हैं अदृश्य विनिमय। क्या बोलते हैं? इनमें अदृश्य विनिमय प्रथा प्रचलित है। यानी जब आपको क्या करना होगा? हाँ, जब क्या करना होगा? आपको व्यापार करना होगा या एक दूसरे से सामान लेना होगा तो आप कुछ नहीं बोलेंगे, है ना। ये मैंने पिछले वाले प्रैक्टिस सेट में पूरी कहानी बताई थी आपको, अब नहीं बताऊंगा। हाँ, ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखो। देहरादून में सिख गुरु राम राय के जन्मदिन पर निम्नलिखित किस मेले का आयोजन होता है जो 15 दिन तक चलता है? तो देखो, ये तो बहुत आसान है, झंडा मेला है ना। झंडा मेले की बात करें तो ध्यान रखना 1699 ईस्वी में
ठीक है। गुरु राम राय की पत्नी थी जिनका नाम क्या था, पंजाबी कौर। पंजाबी कौर के द्वारा क्या किया गया, गुरु राम राय की याद में इस मेले का आयोजन किया गया। ठीक। फिर उसके बाद 1707 ईस्वी में पंजाबी कौर के ही द्वारा, ठीक है, किसकी स्थापना की गई, दरबार साहिब की स्थापना की गई, या जिसको झंडा साहिब कहा जाता है, जो वहां पे गुरुद्वारा है। ठीक है, दरबार साहिब गुरुद्वारा, ठीक है, गुरुद्वारा भी इन्हीं के द्वारा बनाया गया था। ठीक है, चलो इसके अलावा देखो, जो गुरु राम राय आए थे वो उस टाइम पे गढ़वाल का राजा कौन था, फतेह शाह था। कौन था गढ़वाल का राजा, फतेह शाह था, प्रदीप शाह था। फतेह शाह या प्रदीप शाह, फतेह शाह था, है ना। तो जब ये देहरादून आए तो देहरादून आते टाइम इन्होंने इनको 4 गांव, 4 या 3 गांव इन्होंने दान में दिए थे। और ये 3 गांव आपके कौन कौन से थे, तो 3 गांव थे आपके खुड़बुड़ा और है चामासारी, बिल्कुल सही, ठीक बोल रहे हो। फतेह शाह ने 3 गांव दान दिए थे। फतेह शाह ने, एक गांव था आपका कौन सा, खुड़बुड़ा, दूसरा गांव है आपका कौन सा, चामासारी, ठीक है, और तीसरा गांव कौन सा है आपका, राजपुर गांव, जिसको आजकल राजपुर रोड बोलते हैं। ठीक है, तो ये 3 गांव फतेह शाह ने दान दिए थे, और 4 गांव इसका ही पौत्र था, उसका नाम था प्रदीप शाह। ठीक है, तो 4 गांव प्रदीप शाह ने दिया था। प्रदीप शाह ने कितने गांव दिए थे, तो प्रदीप शाह ने 4 गांव दिए थे। और ये 4 गांव कौन कौन से थे, छायावाला, हाँ, भूजन वाला, हाँ, कौन सा, पंडितवाड़ी हो जाएगा। और पंडितवाड़ी के बाद एक और गांव है जिसका नाम क्या है, घाट वाला। ठीक है, घाट वाला हो जाएगा। ठीक है, तो ये 4 गांव आपको याद रखने। ठीक है, ये पेपर में पूछ लेता है, अभी पीसीएस में शायद ये वाला प्रश्न पूछा हुआ था। ठीक, चलो जी अगला प्रश्न आ जाओ नेक्स्ट। चमोली के कर्णप्रयाग के नोटी गांव में चैत्र माह के, अच्छा वैसे इससे पहले जो 2-3 मेले और दे रखे थे ना इसमें, देखो बैकुंठ चतुर्दशी मेला कहाँ लगता है, श्रीनगर गढ़वाल में लगता है। ठीक है, और जनरली इस दिन क्या करते हैं, संतान प्राप्ति के लिए लोग दिया हाथ में रखते हैं। ठीक है, चलो दनगल मेला कहाँ लगता है, तो दनगल मेला कहाँ लगता है, पौड़ी गढ़वाल में लगता है ना। और नुणाई मेला कहाँ लगता है, कहाँ पे लगता है, जौनसार क्षेत्र में लगता है। ठीक है, भेड़ चरवाहों का। चमोली के कर्णप्रयाग के नौटी गांव में चैत्र मास के प्रथम दिन कौन सा मेला आयोजित किया जाता है, तो ये किया जाता है हरियाली पोड़ा मेला। कौन सा, हरियाली पोड़ा मेला। गोचर मेला कहाँ लगता है, तो ये भी चमोली में लगता है। टपकेश्वर मेला देहरादून में। दनगल मेला पौड़ी गढ़वाल में। पौड़ी गढ़वाल में भी कहां पर, सतपुली में लगता है। कहां पे लगता है, सतपुली में लगता है। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न है आपके पास, कैलाश शिखर के संदर्भ में कौन सा कथन सही नहीं है, तो देखो पहला कथन देखो, इस पर्वत के पत्थर काले रंग के, क्या ये बात सही है, तो सही बात है, बिल्कुल शिवलिंग की तरह दिखता है ना। शिवलिंग कैलाश पर्वत के परिक्रमा पथ 51 किलोमीटर, ये बात भी बिल्कुल सही है ना। कौन सा छूट गया, कैलाश शिखर के संदर्भ में, अच्छा ए नहीं है, अच्छा ये, इसकी बनावट शिवलिंग की तरह है, तो तीनों सही है, तो सभी कथन आपकी क्या हो जाएंगे, सही हो जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न, किस दर्रे से कैलाश मानसरोवर की यात्रा की जाती है, किस दर्रे से की जाती है, लिपुलेख दर्रे से। ठीक है, कसार देवी का मंदिर कहाँ है, तो कसार देवी का मंदिर है कश्यप चोटी। और कसार देवी के आसपास बताओ कौन सी नदी बहती है, सुयाल नदी, है ना। चलो अगला प्रश्न, उत्तरकाशी का पुराना नाम क्या है, तो उत्तरकाशी का पुराना नाम है बाड़ाहाट। गोविशाण किसका पुराना नाम है, काशीपुर का पुराना नाम। ब्रह्मपुर जनरली उत्तराखंड या देवप्रयाग वाले क्षेत्र को ब्रह्मपुत्र कहा जाता था, और गंगा द्वार किसे कहा जाता है, हरिद्वार को कहा जाता है। ठीक, चलो अगला प्रश्न नेक्स्ट, उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग जिले का गठन 16 सितंबर 1997 में किया गया। निम्नलिखित में से किस जिले का भूभाग रुद्रप्रयाग जिले में सम्मिलित नहीं है, तो देखो बताओ कौन सा नहीं है, देखो टिहरी का कुछ हिस्सा, पौड़ी का कुछ हिस्सा और चमोली का कुछ हिस्सा काटा गया। ठीक है, तो तब क्या बनाया गया आपका, रुद्रप्रयाग। ठीक है, मंदाकिनी नदी है, मंदाकिनी नदी से पहले रुद्रप्रयाग के बीचों बीच कौन सी नदी गुजरती है, मंदाकिनी नदी। ठीक है, ये रुद्रप्रयाग की मेन नदी है। इस नदी के इस तरफ वाला जो क्षेत्र था ये चमोली हुआ करता था। ठीक,
और इस नदी के जो इधर वाला क्षेत्र यानी कि पश्चिम वाला जो क्षेत्र था वो कौन सा हुआ करता था, टेरी गढ़वाल हुआ करता था। ठीक, और आगे जब आप नीचे की तरफ जाओगे जो हम मेन रुद्रप्रयाग जहां संगम आ जाता है, तो संगम से थोड़ा आगे ये वाला जो क्षेत्र था ये आपका कौन सा हुआ करता था, पौड़ी हुआ करता था। ठीक है, तो फिर क्या किया गया, कुछ हिस्सा इधर का काट दिया गया और कुछ हिस्सा इधर काट दिया, कुछ पौड़ी का, तो आपका क्या बन गया, रुद्रप्रयाग बन गया। ठीक है, तो देखो यहाँ पे केवल और केवल बागेश्वर नहीं होगा, डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न, ये रुक गया रे, चलो थोड़ा रेस्ट दे देते ना इसको, थकान लगी से। हट गई। कौन सा था ये, सेट नंबर एस टी, टी होना चाहिए ना, टी दिख रहा है कहीं आपको, है? हाँ पीपीटी में टी, अच्छा पीपीटी सर, अच्छा ठीक। वही है सीधे, हाँ ठीक है सही है। चलो तो ये वाला प्रश्न हो गया। अब है प्रश्न संख्या 40, उत्तराखंड राज्य के बागेश्वर जिले के संदर्भ में क्या सही नहीं है। तो देखो पहला है मध्य हिमालय की घाटी में स्थित नहीं है, क्या बागेश्वर मध्य घाटी में, मध्य हिमालय में है? ये क्या कह रहा है, मध्य हिमालय की घाटी में स्थित नहीं है, क्या ये बात सही है? ये बात बिल्कुल क्या है, गलत है। तो बस आपको आगे जाने की जरूरत ही नहीं था ना, है ना, इतना ही देख लेते, ये आपका सही आंसर हो जाता। मान्यता अनुसार यहाँ शिव बाघ के रूप में विचरण करते हैं, ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, इसी से इस जिले का नाम व्याघ्रेश्वर पड़ा, ठीक है ये बात भी बिल्कुल। और सितंबर 1997 में इसे जिला के रूप में गठित किया गया, बिल्कुल सही बात है। 3 जिले बनाए गए थे, चंपावत, रुद्रप्रयाग और बागेश्वर। ठीक, चलो अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में निम्नलिखित पर्वत चोटियों में कौन सी पर्वत चोटी उत्तरकाशी जिले में स्थित नहीं है। देखो केदार कांटा है, भागीरथी है, श्रीकंठ है, केवल आपका नंदा घाट नहीं हो जाएगा, तो यानी कि ऑप्शन ए इज आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। निम्नलिखित पर्वत शिखर में कौन सा पर्वत शिखर धौली गंगा तथा गोरी गंगा जलागम क्षेत्र में के को पृथक करता है, तो कौन सा करेगा भाई, कौन सा करेगा? देखो कॉमेट चमोली में, नीलकंठ उधर है, कहाँ, चमोली में, उत्तरकाशी में। ठीक है, और आपका गौरी कहाँ हो जाएगा, आपका चमोली में हो जाएगा, तो पंचाचुली तो बचा। ठीक है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न, ओ फिर रुकिए, चलो एक बार होने दो उसको लोग, हाँ ठीक है, क्या हो गया, कोई फायदा नहीं, उनको बता, मुझे बताओ क्या प्रॉब्लम है? कुछ नहीं है, अच्छा ऐसे ही बात कर रहे हो, चलो ठीक है कोई बात। आ गया, चलो अगला प्रश्न आ जाओ भाई, नेक्स्ट प्रश्न की बात करेंगे। तो अगला प्रश्न है आपका 42वां, ये वाला हो गया, ये भी हो गया। 43वां प्रश्न आ जाओ, निम्नलिखित में से यमुना की कौन सी सहायक नदी जो आशा रोड़ी से निकलकर रामपुर मंडी के पास यमुना में क्या हो जाती है, मिल जाती है, तो कौन सी नदी है, आसन नदी है ना। तो ये मसूरी रोड के आसपास आपका आशा रोड़ी नामक जगह वहां से निकलती है, इसीलिए इसका नाम आसन है। और इसी आसन नदी के आसपास वाला क्षेत्र को वेटलैंड भी घोषित किया गया है। कब घोषित किया गया था, 2005 में। 2020 में इसको रामसर साइट घोषित किया गया। ठीक है, चलो जी अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की ओर आ जाते हैं। और अगला प्रश्न है, उत्तराखंड की निम्नलिखित में से कौन सी झील जिसके तीनों कोनों पे बैठकर त्रिदेवों ने तपस्या की थी, ये तो बताया भी था पहले ना, सतोपंत हो जाएगा। केदारनाथ कहाँ है, केदारनाथ केवल है उत्तरकाशी में, कब भेजा आपने उत्तरकाशी है, रुद्रप्रयाग में है ना। हेमकुंड, रूपकुंड, कंकाली ताल किसे कहते हैं, हेमकुंड से कौन सी नदी निकलती है,
कौन सी नदी निकलती है? लक्ष्मण गंगा, हेमगंगा या भ्यूंडार गंगा। ठीक है, चलो देखो, उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में साल का वृक्ष निम्नलिखित में से किस प्रकार के वन क्षेत्र का प्रमुख वृक्ष है? साल का बताना आपको। ठीक है, तो देखो साल का कौन सा हो जाएगा? उपोष्ण कटिबंधीय क्षेत्र हो जाएगा। ठीक, इसके अलावा देखो साल के वृक्ष की बात करें, देखो यहाँ पे हल्दो भी मिलता है। ठीक है, हल्दो वृक्ष भी मिलता है, साल मिल जाएगा आपका, सागौन मिल जाएगा। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको बांस वाला वृक्ष मिल जाएगा। जनरली जो ये हाइट होगी आपकी 700 लेकर के 1200 मीटर की ऊंचाई पे मिलता है। उसके बाद अगर कोनीफेरस कोणधारी वन की बात करें तो ये आपका 900 से लेकर के कितना 1800 मीटर की ऊंचाई पे मिल जाएगा। और यहाँ पे किस वृक्ष की प्रधानता रहती है? चीड़ की प्रधानता रहती है। पर्वतीय शीतोष्ण वनों की बात करें तो ये 1800 मीटर से लेकर के 2700 मीटर की ऊंचाई तक मिलता है। ठीक है, और यहाँ पे मेन आपके कौन से वृक्ष होते हैं? जैसे आपका बांज हो जाएगा, ठीक है, स्प्रूस हो जाएगा, ठीक, इसके अलावा देवदार हो जाएगा। ठीक है, ये आपके कई सारे पेड़ हो जाएंगे। एल्पाइन वन की बात करें तो एल्पाइन वन आपके 2700 मीटर से ऊपर हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पे आपके नॉर्मल घास के मैदान कई सारी चीजें मिल जाएंगी, बुरांस मिल जाएगा, देवदार मिल जाएगा। ठीक है, बुरांस हो जाएगा, देवदार हो जाएगा। ठीक है, इसके अलावा भोजपत्र हो जाएगा, ये पेड़ जिसको बर्च भी कहा जाता है। ठीक है, चलो अगला प्रश्न, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। तो अगला प्रश्न है हमारे पास, निम्नलिखित में से उत्तराखंड राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल कौन सा है? तो सभी को पता है कौन सा बुग्याल है? बेदनी बुग्याल है। कल्पनाथ कहाँ है? चमोली में। कुश कल्याण, कुश कल्याण, हाँ, देवदामनी, हाँ, कुछ नहीं पता। ठीक है, घर में एक बार इसको दोबारा देख लेना। ठीक है, अब ये बताओ देहरादून जिले का धपीरा क्षेत्र कियरकुली निम्नलिखित में से किस खनिज का प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है? तो किसका है? किसका है? चिप्स का, अच्छा जिप्सम का। ठीक है, जिप्सम का। ठीक है, तो जिप्सम का देहरादून का धपीला क्षेत्र और खियरकुली जो क्षेत्र है ये जिप्सम का क्या है? प्रमुख उत्पादक क्षेत्र है। चूना पत्थर की बात करें तो चूना पत्थर, चूना पत्थर में बताओ है, चूना पत्थर, चूना पत्थर की बात करें तो देहरादून में आपने बारकोट और मंदारम क्षेत्र सुना होगा, कालसी के आसपास। इसके अलावा मसूरी में आपको सख्त और क्रीम रंग का चूना मिलता है ना। ठीक है, और उसके अलावा चांदी की बात करें तो चांदी आपको कहाँ मिलता है? अल्मोड़ा में मिल जाएगा, बहुत कम मात्रा में, बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं मिलेगा। ठीक है, उत्तराखंड राज्य विकास बोर्ड, चाय विकास बोर्ड के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में असत्य कथन को चुनना है। तो चुनिए जरा असत्य कथन को। ठीक है, असत्य कथन को चुनिए। इसका गठन 11 फरवरी 2004 में चौगान घाट पाटा अल्मोड़ा में हुआ। क्या ये बात सही है? तो ये बात बिल्कुल सही है। यह उत्तराखंड राज्य में उत्पादित चाय के मूल्यों एवं उत्पाद पर नियंत्रण रखता है। क्या ये बात सही है? नहीं, क्यों नहीं है? ये बात बिल्कुल सही है। ठीक है, सारा कार्य तो ये तो देखेगा चाय विकास बोर्ड, इसीलिए तो रखा है। कुमाऊं मंडल विकास निगम इसके लिए नोडल एजेंसी है? ये नहीं है। ठीक है, नोडल एजेंसी ये 2004 से पहले हुआ करती थी ये नोडल एजेंसी चाय के लिए, लेकिन 2004 से पहले थी। 2004 में सरकार ने क्या कर दिया? अब इसके लिए प्रॉपर चाय विकास बोर्ड की क्या कर दी? स्थापना कर दी। ठीक है, और उसके अलावा देखो वर्तमान में कनाडा, हॉलैंड तथा जापान को हम चाय निर्यात करते, तो बिल्कुल सही बात है। तो इस प्रश्न के हिसाब से ये वाला आपका गलत आंसर हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में सबसे कम महिला साक्षरता कहाँ है? बताओ, सबसे कम उत्तरकाशी में। सबसे कम कहां पर है? उत्तरकाशी में। और सबसे ज्यादा कहां पर है? सबसे ज्यादा कहां पर है? देहरादून में। सबसे ज्यादा कहां पर है? देहरादून में हो जाएगा। ठीक है, सबसे अधिक साक्षरता कहां की है? अगला प्रश्न, उत्तराखंड राज्य की निम्नलिखित विधानसभा सीटों में कौन सी अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है? तो बताओ कौन है? चक्राता है, नानकबत्ता है, तो यानी कि ए व सी हो जाएगा। पहले कितनी थी? 3 थी 2001 में। कौन कौन सी? चक्राता, खटीमा और धारचूला हो जाएगा। जौनसारी लोगों में राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? बताओ, राजनीतिक जागरूकता का जनक किसे माना जाता है? गुलाब सिंह को माना जाता है। ठीक है, और पिछली बार कवि वाला भी आया था ना। हाँ, अगला प्रश्न है, उत्तराखंड राज्य के कितने जिलों में रेल पथ बिछाए गए हैं? तो कितने जिलों में बिछाए गए हैं रेल पथ? 7 जिले। बताओ 7 कौन कौन से? ऐसे नहीं, तुक्का नहीं लगाना, 7 गिनो। क्या देहरादून में है? 1,
हरिद्वार, 2 पौड़ी, उधम सिंह नगर, 4 नैनीताल, उधम सिंह नगर नहीं चंपावत, कितने हुए हैं 6, उत्तरकाशी, चमोली, पिथौरागढ़, बागेश्वर, अल्मोड़ा, टिहरी, रुद्रप्रयाग। तो जब नहीं है तो 7 कहां से हो गए फिर? तो कितने हुए 6, कितने 6 जनपद में। अभी 6 करना है, अभी वो वाला काम पूरा नहीं हुआ है जिसकी बात कर रहे हैं, ठीक है। उसके तब तो फिर बहुत ज्यादा हो जाएंगे, तब टिहरी ऐड हो जाएगा आपका, पौड़ी, पौड़ी तो है ही अभी कोटद्वार में है, और रुद्रप्रयाग ऐड हो जाएगा और चमोली ऐड हो जाएगा, ठीक है। बाद में 9 हो जाएंगे अगर ये ऋषिकेश कर्णप्रयाग वाला जब हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है बताओ? लोहारी नाग परियोजना, उत्तरकाशी, ठीक है। विष्णुप्रयाग, रुद्रप्रयाग, ठीक है, नहीं है तो ये वाला ऑप्शन बी करेक्ट हो जाए। बाकी देखने की जरूरत ही नहीं। मनेरी, बाली उत्तरकाशी और सप्तेश्वर आपका पिथौरागढ़ में हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ। उत्तरांचल में निम्नलिखित में से कत्था फैक्ट्री कहाँ लगाई गई है? तो बताओ भाई, कत्था फैक्ट्री कहाँ लगाई गई है? हल्द्वानी में लगाई गई, ठीक है, हल्द्वानी हो जाएगा। अगला प्रश्न, सर्वाधिक और सबसे कम सूक्ष्म, लघु व मध्यम उद्योग वाले जिले आपको बताने हैं। तो कहां पर हैं सबसे ज्यादा? सबसे ज्यादा कहां पर है? सभी को पता है हरिद्वार में, ठीक है। तो हरिद्वार वाला आ गया, तो हरिद्वार हुआ चंपावत, सबसे ज्यादा हरिद्वार में, सबसे कम आपका चंपावत में हो जाएगा, ठीक है। चलो, तो ये कुछ आपके वन लाइनर टाइप के हो जाएंगे। और पंचायतों एवं वन पंचायतों में महिलाओं के लिए आरक्षण व्यवस्था कितनी है? 50%। सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ भाई, इंसाइक्लोपीडिया ऑफ उत्तराखंड किसे कहा जाता है? सी प्रसाद डबराल को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? सी प्रसाद डबराल को कहा जाता है। कौन सुमेलित नहीं है बताओ? सोबन सिंह जीना। क्या उत्तराखंड क्रांति दल से थे सोबन सिंह जीना? किससे थे फिर? उत्तरांचल उत्थान परिषद से थे। तो पहला वाला ऑप्शन ही आपका सुमेलित नहीं हो जाएगा, बाकी सब ठीक हो जाएगा, है ना। अगला प्रश्न, नेक्स्ट, उत्तराखंड में किस स्थान पे क्षेत्रीय आयुर्वेदिक शोध केंद्र की स्थापना की गई? तो कहां पे की गई? रानीखेत में, ठीक। और लास्ट प्रश्न है आज की क्लास का, उत्तराखंड सरकार ने सकल पर्यावरण उत्पाद के बारे में घोषणा किस वर्ष की थी? तो 2021 में की गई थी। और सकल पर्यावरण उत्पाद को घोषित करने वाला ये देश का क्या था? पहला राज्य था। क्या था? पहला राज्य था। तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, तो ये याद रख लेना, ठीक है। तो इसी के साथ ये सेट नंबर 36 का क्या था? उत्तराखंड का सॉल्यूशन है। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेट नंबर 37 में। थैंक यू।